नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं बेधड़क स्पेशल बजट स्पेशल। तो आज राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दिन, राज्य का बहुप्रतीक्षित बजट वित्त मंत्री यानी कि दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आने वाले साल की दिशा और दशा तय करने वाला दस्तावेज है। इस बार के बजट में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग प्राथमिकता में है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सब्सिडी, सिंचाई परियोजना और सस्ती बिजली पर जोर दिया गया। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया गया। तो वहीं हेल्थ और शिक्षा में फ्री इलाज योजना को और मजबूत करने का ऐलान किया है। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में प्रावधान है। तो वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी गठन की दिशा में कदम भी बढ़ाए गए हैं। सरकार ने नए पदों पर भर्ती और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा भी की है। तो वहीं होमगार्ड सहित कई विभागों में हजारों पद बढ़ाने की बात कही गई। कुल मिलाकर के ये बजट राहत, विकास और रोजगार के संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से उतरती है। तो क्या ये बजट राजस्थान को नई रफ्तार देगा? क्या आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा? तो आज चर्चा इन सभी सवालों पर। तो चलिए चर्चा का आगाज करो। उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। सुरेश गर्ग हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। गोविंद पटेल जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सीए सोनम खंडेलवाल हमारे साथ में बतौर एमएसएमई एक्सपर्ट के तौर पर मुखातिब हुई हैं। डॉक्टर राम सिंह सामोता हमारे साथ में छात्र प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हैं। भाग्यश्री सैनी हमारे साथ में विमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के तौर पर मुखातिब हुई हैं। हुसैन खान अध्यक्ष होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान से हमारे साथ में जुड़े हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज मैं करूंगी। हाउस द जोश, कैसा रहा बजट? सबसे पहले आप ही बताइए, कब कैसे मिलेगा हमें फायदा? देखिए, बजट तो हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इसके बाद में बजट जो 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राज्य, विकसित देश बनाना है, राजस्थान को विकसित राज्य बनाना, उसी को मध्य में रखते हुए युवा, किसान, महिला, अन्नदाता, गरीब सभी को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। 3,10,000 करोड़ रुपए का बजट, जो 6,10,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछली सरकार यानी कि 2023-24 का जो बजट है उससे 41% ज्यादा का बजट होना, 56,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट होना, युवाओं के लिए सरकारी नियुक्तियों का आपने देखा होगा कि 1 लाख की हमने दे दी, 1,44,000 की प्रक्रिया दी है और 1 लाख का पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया। किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का किसानों को कम इंटरेस्ट पे लोन देना, या फिर महिलाओं के लिए, मतलब आप ये देखिए कि हर व्यक्ति, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। चाहे जयपुर के लिए देख लीजिए, 7 संभाग को, अपने संभाग को सिग्नल फ्री करना, 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाना, जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का आईपीडी टावर बनाना, ये सब चीजें हैं जो कि जनता, युवा, महिला सभी को ध्यान में रखते हुए का बजट है। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 21,52,000 करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी होना, यानी कि 2023-24 के मुकाबले 41% ज्यादा की जीडीपी होना। फिस्कल डेफिसिट आप ये देखिए 3.5% के लगभग, मतलब आप जहां भी देखेंगे तो हम जो विकास का एक मॉडल जो भजन लाल जी ने रखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस तर्क पे भी चल रहे हैं हम, भ्रष्टाचारियों के नकेल डाल रहे हैं। अब देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी तरीके से राजस्थान में भी हम राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच में युवा पढ़ाई करता था, फिर बाद में पता लगता था कि पेपर लीक हो गए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने देखिए आप 428 से ज्यादा अभियुक्तों को जेल के अंदर डाला है, हमने 352 से ज्यादा एग्जाम करा दिए, उसमें एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ।
तो ये युवाओं को, महिलाओं को, गरीब को, किसान को, सबको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट है। ठीक है गोविंद जी, आप ही के पास में आऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया है, जहां तक निगाहें जाएंगी घोषणाओं की झड़ियां यहां पर आज देखने को मिली है, चाहे महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, रोजगार को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर बेतहाशा घोषणाएं आज हुई है। क्या इससे आने वाले समय में तकदीर राजस्थान की बदल जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि 2 साल में भी जो हमने काम किया वो शायद 5 सालों में आप लोगों ने नहीं किया, ये बीजेपी कहती है। नूपुर जी, जो आज सरकार का बजट था वो बजट ऊंची दुकान फीका पकवान जो कहावत है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी तक पिछले 2 बजट जो हुए गए हैं उनकी जो घोषणाएं इन्होंने की थी वो दोनों बजट की घोषणाएं 37% तक भी अभी धरती पर धरातल पे नहीं उतरी है, उस पे काम नहीं हुआ है। और घोषणाएं करने से क्या होता है, प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। ये जो आज बजट पेश किया गया है ये बजट निराशाजनक, विजनहीन और सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है। इसमें प्रदेश की जनता को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये बात कर रहे हैं कि हमने युवाओं के रोजगार की बात की, हमने शिक्षा की बात की, इन्होंने कहा हमने चिकित्सा की बात की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह से बात की है। आज शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में जो स्कूलें हैं उनकी मरम्मत के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन इनकी सरकार ने सिर्फ 550 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। तो ऐसे में ये बजट कहीं भी प्रदेश की जनता को राहत देने वाला बजट नहीं है। हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये लगे कि उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, उनको लगे कि वो बेरोजगारी की जो मार झेल रहे हैं उससे उनको राहत मिलेगी, ऐसा कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है गोविंद जी, आगे एक बार पहले राउंड में सभी से फटाफट से रिएक्शन में ले लेती हूँ। हुसैन खान जी हमारे साथ में होटल फेडरेशन अध्यक्ष जो है वो जुड़े हुए हैं। आप बताइए पर्यटन को लेकर के, क्योंकि पर्यटन और होटल दोनों एक दूसरे के पूरक है और ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट हाउस विकसित करने का ऐलान किया गया, अनेक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण का ऐलान किया गया, शेखावाटी हवेलियों को वैश्विक पहचान देने की बात की गई है। तो क्या लगता है इससे होटल इंडस्ट्री पर भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बूम आएगा? किस तरह का आज का बजट रहा? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये शानदार बजट रहा इस टूरिज्म सेक्टर के लिए। 5,000 करोड़ का बजट टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। मैं कहता तो तारीफ काबिल है। ये इतिहास है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि 2010 के बाद में जिस तरीके से टूरिज्म की रफ्तार राजस्थान में बढ़ी, मैं ये कहता हूं कि जो पर्यटक 4 करोड़ आया करते थे उनकी संख्या पिछले वर्ष 23 करोड़, इस वर्ष 25 करोड़, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से सरकार अगर इन योजनाओं को यानी पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने वाली योजनाओं को धरातल पर लाने का अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि पर्यटकों की संख्या 30 करोड़ तक पहुंचेगी। आज राजस्थान के अंदर में जीडीपी के अंदर में करीब 13% से ज्यादा और निश्चित रूप से 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मैं ये कहता हूं ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कम लेती है, ज्यादा देती है। मैं ये कहता हूं 500 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी हम केवल होटल वाले, और मैं कहता हूं अगर पूरा सेक्टर अगर आप जाएं तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जीएसटी पर्यटन सेक्टर के द्वारा सरकार के अंदर जाती है। और मैं ये कहता हूं कि सरकार ने जो हेरिटेज हवेलियां, हमने निवेदन किया था, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने सरकार से निवेदन किया था कि राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का हेरिटेज जो स्वरूप है वो बचना चाहिए। शेखावाटी के अंदर में लोग हवेलियों को तोड़ करके नए कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे थे। हमने सरकार को लेटर लिखा, सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया, 660 हवेलियों को संरक्षित किया है और आने वाले दिनों में उनके निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए और हेरिटेज लुक को प्रमोट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। और वही नहीं है, हम ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर में जिस तरीके से धार्मिक पर्यटक बढ़ रहा है, मैं ये कहता हूं अकेला
खाटू श्याम, जहां पर एक साल के अंदर में करीब करीब 2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अब पुष्कर है, हमारा सालासर धाम है, हमारे मतलब आप ये देखें कि जिस तरीके से आज राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के अंदर में बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर में धार्मिक पर्यटन स्थलों के प्रमोट के लिए सरकार ने जो एक बड़ा प्रावधान किया है कि उनके वहां पर रोड बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार सरकार वहां काम करेगी। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने पिछले बजट में हमें एक नई चीज दी, यानी पहले ट्रेवल मार्ट केवल जयपुर में लगा करते थे, सरकार ने हमें कोटा में हाड़ौती सेक्टर के पर्यटन स्थल को बढ़ाने के लिए बजट दिया। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने एक विशाल एक ट्रेवल मार्ट वहां लगाया और 26 राज्यों के लोग आए। मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, इन स्थानों पर उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला बजट जो है वो रहा है। और चलिए सीए सोनम जी हमारे साथ में हैं, आप बताइए एमएसएमई एक्सपर्ट के तौर पे एक बात आपसे समझना चाहेंगे। एमएसएमई की जब बात होती है तो माइक्रो की बात होगी, स्मॉल की बात होगी, मीडियम एंटरप्राइजेस की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले माइक्रो की यदि मैं बात करूं, आपसे समझना चाहूं, ज्यादातर फायदा जो है मीडियम स्मॉल वाले ले जाते हैं। यदि हम किसी तहसील की बात करें, वहां पर कोई माइक्रो लेवल का है बिजनेसमैन, तो ऐसे में आज जो बजट जारी हुआ उसमें माइक्रो वालों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्या लगता है? जी मैम, बिल्कुल फायदा मिलेगा। आज का बजट जो आया, अगर हम बात करें, माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लाइन कही थी कि राजस्थान राइजिंग भी है और रिसेप्टिव भी है और अपने आप को रिफॉर्म करना भी जानता है, तो निश्चित तौर पे आज जो बजट दिया गया है वो इन सारी लाइनों को सच साबित कर जाएगा। आज की अगर मैं घोषणाओं की बात करूं तो जो आज बजट में दिया गया डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी, यानी जिन लोगों ने सरकार के साथ अपने एमओयू कर रखे थे उनको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट मिल रही है, यानी उसकी अवधि बढ़ा के 2026 कर दी गई है। और ये बजट की घोषणा न सिर्फ इस बात को देती है कि उद्योग का विकास हो रहा है, बल्कि सरकार भी चाहती है कि और उद्योग इसमें आ सके। तो हम बात करें एमएसएमईज के लिए, तो उन लोगों के लिए अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाना खुद के लैंड पर, इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार की ये मदद उनके लिए सच साबित हो रही है। अब हम बात करें एमएसएमईज के लिए, जो आज पॉलिसी में एक और बढ़ोतरी की गई उसमें था ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ये पॉलिसी सरकार की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। अगर इस पॉलिसी के अंदर हम बात करें, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को उठा रखा है। अगर आप भी इस प्रोडक्ट में हैं तो आप जान के खुशी होगी कि राजस्थान सरकार ने आज के बजट में ओडीओपी के अंदर विस्तार को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ जो अभी आज तक इन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे उनको ये खुशी होगी कि उनको काम करते हुए भी इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। और एक और बात, आज जो पॉलिसी के अंदर एक और जो दी गई वो था नारी के लिए। नो डाउट, अगर आज की डेट में हम बात करें, सशक्त भारत, सशक्त भविष्य और सशक्त नारी, इन तीनों लाइनों को अगर मैं जोड़ूं तो एक आज की जो पॉलिसी थी उसके अंदर नारी के लिए नारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना एक दी गई, जिसके अंदर सरकार ने इसके बजट को, जो लिमिट पहले 50 लाख की थी, उसको 1 करोड़ दे दिया। यानी सरकार भी चाहती है। बात का रिएक्शन में ले लेती हूं। भाग्यश्री जी, आप बताइए, जो बात अभी सोनम जी ने कही है कि आज के बजट में सशक्त भारत, सशक्त भविष्य और सशक्त नारी वाला बजट देखने को मिलता है तो कैसे, नहीं तो क्या वजह? देखिए, सरकार ने जो आज बजट की घोषणा की है, डेफिनेटली उनकी घोषणाएं जो हैं वो स्वागत योग्य हैं और ये बताता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल है, सुरक्षा, सब कुछ हुआ है। अगर हम लोग आर्थिक स्तर पे देखें तो जैसे लखपति दीदी है, अपनी सीएम जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसमें ऋण की सुविधा उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाई है। एसएसजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्लेटफॉर्म देने के लिए राजसखी स्टोर्स की बात की है। अगर हम लोग एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की, वेबसाइट ट्रेनिंग की बात की है, तो स्कूल टू वर्क जोड़ने की उन्होंने बात की है, स्कूलों के जीर्णोद्धार की बात की है, टॉयलेट्स के निर्माण की बात की है, ड्रीम्स योजना जो बच्चों को जो करियर गाइडेंस देगा उसकी बात की है। और सबसे अच्छी 2 बातें, मेंटल हेल्थ, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो मेंटल हेल्थ केयर सेल जो होगा और स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम की होगी, ये बहुत अच्छी बात है और ऑब्वियसली ये प्रोग्रेसिव स्टेप है। लेकिन अगर आपको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर आपको महिलाओं को विकसित भारत की नींव बनानी है, वो उम्मीद महिलाओं में जगानी है, तो कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो थोड़े से अनछुए हैं। अगर हम लोग स्किल पे बात करें तो आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि हमें कम्युनिटी बेस्ड स्किल्ड सेंटर्स की जरूरत है। अभी जैसे सुरक्षा की बात की और उसमें बोला है कि 2000 सीसीटीवी कैमरा हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सालों से महिला सुरक्षा, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार है या वर्तमान सरकार, जो
चैलेंज बना हुआ है, मुझे लगता है 2000 सीसीटीवी कैमरा से हम लोग उनको पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। बजट जो घोषणा है और धरातल पे जो घोषणा पत्र होता है उनका मील हमेशा मिलता नहीं है, खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि बहुत अच्छी आपने घोषणाएं की हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पूरे साल क्या हाशिए पे बैठी हुई अंतिम महिला को इन योजनाओं का लाभ मिले, ये जो सारे लाभ आपने दिए ये उन तक पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ में छात्र प्रतिनिधि डॉक्टर राम सिंह समोता भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए क्या लगता है आज से आपके सभी सपने पूरा होना शुरू हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सच बेधड़क चैनल का धन्यवाद, उन्होंने बजट पे चर्चा रखी। और ये बजट आप चाहे सोशल मीडिया उठा के देखो, चाहे कोचिंगों के बाहर जाके आप महसूस कर सकते हो कि किस प्रकार से युवाओं की उम्मीद और आस को दरकिनार किया गया है। एक भी स्थायी भर्ती की घोषणा नहीं है। 1 लाख का कैलेंडर कुछ दिनों पहले सरकार ने जारी किया था, उस 1 लाख के कैलेंडर का उल्लेख इस बजट में क्यों नहीं किया गया है? मैं एक एक चीज पे आऊंगा कि आज बजट पढ़ा जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एक उच्च शिक्षा की खबर छपी थी जो लगभग आधे पृष्ठ में है। उसमें बाकायदे लिख रखा है कि उच्च शिक्षा में अब अग्निवीर की तर्ज पर शिक्षावीर होंगे भर्ती। कॉलेज शिक्षा के शिक्षक विरोध कर रहे हैं, सरकार ने उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। पहली बात बजट को लेकर। दूसरी बात बजट को लेकर कि जो भर्तियां लगभग 15 से 20 हजार भर्तियों की घोषणा है, आप आंकड़े उठा के देखिए, बजट को आराम से पढ़िए कि वो सबकी सब भर्तियां संविदा पर भर्तियां हैं। और जिन्होंने बजट पढ़ा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, वो साफ साफ बच्चों को संकेत दे दिया है किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियां के ऊपर आप सरकार पे निर्भर मत रहिए। जो भी हम भर्तियां करेंगे संविदा पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप नौकरियां लेने की मत सोचिए, आप नौकरियां देने की सोचिए। इसको बड़ा ट्रोल हो रहा है, ये आप सोशल मीडिया पे देखोगे बच्चों के बीच में। मैं आपको एक और दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक भर्ती है तकनीकी जो संवर्ग है जलदाय विभाग का, आप इससे आकलन लगाने लेना कि किस प्रकार से हकीकत है और किस प्रकार के आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों का खेल चल रहा है। तो मैं भी आंकड़े पेश करूंगा सरकार के सामने। तकनीकी संवर्ग जलदाय विभाग की एक भर्ती होती है। पहले बजट में भाजपा की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने 25,000 पदों पर भर्ती की बात की पहले बजट में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोई भी जो सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, वो इसको आराम से देख लेना। लेकिन 1 साल में 0 पद की भर्ती। दूसरे बजट में इसी संवर्ग की 1000 पदों पर भर्ती, लेकिन भर्ती हुई नहीं, भर्ती कैंसिल हो गई। तीसरा बजट है, उसी संवर्ग में 3000 पदों की भर्ती की फिर से बात की गई है, लेकिन भर्ती का कैडर कैसा होगा? संविदा पर भर्ती होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा। मैं पूछना चाहता हूं कि 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने की बात पिछले 2 बजटों में की गई है, उनमें से लगभग 2000 स्कूलों में शिक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा सेंटर से बजट आया, वो कहां गया 400 बिल्कुल करोड़ आप ही की बात का रिएक्शन सुरेश, आपको इन तमाम बातों का जवाब देना होगा कि स्थायी भर्ती की एक भी घोषणा नहीं। लेकिन इन सबसे परे एक सवाल ये भी रहेगा, हर वर्ग की आप लोगों ने बात की है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, थोड़ी थोड़ी बातें तो की है, लेकिन एक तबका और है जो आप लोगों की आवाज बनता है, मीडिया, पत्रकारों के लिए क्या हुआ? मीडिया तो हमारे लिए मीडिया फ्रेंडली है भारतीय जनता पार्टी, तो आपका हमेशा तो आशीर्वाद हुआ रहता क्या? है। हाँ, हुआ क्या ये बताइए आप। क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। नहीं, अब तो बजट आ नहीं, चुका निश्चित है, देखिए, क्या बजट- आप इस तबके देखिए, मेरी को बात भूल सुनो, गए? बजट क्या आ चुका- पत्रकारों को अब कुछ नूपुर जरूरत जी- नहीं है? नूपुर जी, बजट आ चुका है, बजट पे बहस होगी, इसके बाद अनुदान भी डिबेट होगी, तो निश्चित रूप से अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो पूरी होगी। लेकिन मैं अब नहीं, 4-5 बिंदु, मेरी कोई पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रही हूँ सुरेश जी, पूरे पत्रकार अरे तबका की भाई, बात जो जो हर हालत नूपुर में, जी- चाहे बारिश हो, तूफान हो, जो हमारे रिपोर्टर से, चाहे मैं पूरे देश भर की बात कर रही हूँ, उन लोगों के लिए आपने उन क्या लोगों कुछ के सोचा लिए है? सब क्या सुविधाएं हैं। blueprint है? उनको क्या देखिए, सुविधाएं पत्रकार कॉलोनी बसाई हुई है उनके लिए, जहां उनको जरूरत होती है लैंड को दी जाती है, जो भी जरूरत होती है उनकी सुविधाएं दी जाती है। अब मैं बजट पे आता हूं, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कहता हूं। 2 साल में 2718 हमने बजट की घोषणा की है। 90% काम हो धरातल पे आ चुकी है। 90%, यानी कि 2434 घोषणाएं की क्रियान्वयन हो चुका है। अब ये
चक्कर क्या है कि वो अबोध बालक जैसे दिल्ली के अंदर बोलते हैं ना, उस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बोलते हैं। इनको एक्चुअल में तो पता है नहीं। हम कह रहे हैं ना भाई 90% धरातल पे ला चुके हैं हम, उसमें से 900 योजना तो कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई हम जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। 90% कंप्लीट धरातल पे आ चुकी है। फिर इन्होंने कहा साहब युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, ये है। मैं तो ये समझता हूं कि जितने बेरोजगार है वो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता कि कल एग्जाम होगी और उसमें उसका सिलेक्शन होना है। कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अरे हमने 1 लाख नियुक्ति दी है, सरकारी स्थायी नियुक्ति दी है वो। अरे यही तो, अरे एक्चुअली में क्या आप क्या है कि एक बेरोजगार के नाम से पता नहीं कौन से लोग आ जाते हैं। बेरोजगार के नाम से कहता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं। क्या चैलेंज दोगे आप? डिबेट के लिए मैं इस क्या चैलेंज दोगे आप? 1 लाख नियुक्ति दे चुके हैं, 1 लाख नियुक्तियां 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति दे चुके हैं। ये गलतफहमी निकाल रहे आपकी हैं। सरकार ने 2 साल में कौन सा विज्ञापन जारी किया? विज्ञापन जारी किया, बड़े-बड़े कौन से विज्ञापन पदों पर जारी किया? उसकी परीक्षा कब हुई? भाई आपकी तैयारी सरकार करो में जिससे कि आपका सिलेक्शन होए। एक भी आने की बजाय तैयारी करो जिससे आपका सिलेक्शन होए। ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास बेरोजगारी के नाम से आप बेरोजगार के नाम से बेरोजगारों को धोखा मत दो। आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं। आरपीएससी को बंद करने की बात हुई थी, क्या हुआ आरपीएससी का? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। मार्कशीट घोटाले का क्या हुआ? 352 एग्जाम हो चुके हैं, एनटीए की बात करें, एनटीए पूरी दुनिया में, प्रवक्ता पूरे बनने की इंडिया में कोशिश नीट मत का करिए पेपर आउट आप। कर दिया, भैया मेडिकल का पेपर आउट कर दिया, बनने की नेट का पेपर आउट कर दिया, और आप बात कर रहे हो बनने की हम कोशिश स्टेट नहीं बना की। देंगे। युवा खुश है, मार्कशीट घोटाले का क्या किया आपने? युवा खुश है, आरपीएससी बंद कब होगी? एग्जाम की तैयारी वो करता है और पेपरों उसका के सिलेक्शन मगरमच्छ हो रहा कब पकड़े है। अब जाएंगे? आपका नहीं हो रहा 1 तो लाख इसके भर्तियां पीछे कहाँ हो आपकी गई? कमजोरी है। एक अगर भी आपका सिलेक्शन permanent नहीं हो रहा तो ये आपके आपकी पास कमजोरी है। आपको ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास एक मिनट ये डिबेट ठीक है यहाँ पर एक मिनट सुरेश जी ठीक है सुरेश जी, राम सिंह जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट यदि मेरी आवश्यकता, राम सिंह जी, सुरेश जी, राम सिंह जी एक मिनट। मैं हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी, आपने तमाम बातें दावे सब कुछ सुना है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है हमने तकरीबन 70% काम पूरा किया है। आज दिन भर यही चर्चा हुई और ऐसे में आप लोग कह रहे हैं तकरीबन 27% के आसपास सिवाय कैसे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर घोषणा हो चुकी है, एयरपोर्ट को लेकर के बातें हुई है, कृषि को लेकर के बात हुई है, मुफ्त बिजली की बात हुई है, महिलाओं को लेकर के बात हुई है, और रोजगार देने वाला देश बने, राज्य बने, उस पर भी फोकस किया गया है। तो फिर कहां पर आपत्ति? साव होने से कुछ नहीं होता। चर्चा तो ये पिछले बजट में भी की है इन्होंने, उससे पिछले बजट में भी की है। और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि अबोध है, ये है, वो है। शायद ये भूल जाते हैं कि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, प्रदेश की जनता इन्हें बताएगी। और ये बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस बजट में एक भी स्कूल या कॉलेज की नई बनाने की घोषणा की है क्या इन्होंने? इससे पता चलता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं को लेकर और शिक्षा को लेकर किस तरह से गंभीर है। प्रदेश की जनता देख रही है ये किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसान है, जो किसान बेचारा खाद बीज के लिए लाइनों में लगा हुआ है, यहाँ तक कि इनकी सरकार उन पे अत्याचार कर रही है, इन पे डंडे बरसा रही है खाद बीज मांगने पर। तो ये किस तरह से किसानों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये युवाओं की कर रहे हैं। नुपुर जी 2 साल से राजीव गांधी युवा मित्र धरने पे बैठे हैं, अब भी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं सुन रही। उनपे ये कांग्रेसी होने के आरोप लगाकर उनको बेरोजगार कर दिया सरकार आते ही। अरे भाई आप जांच करवाइए। आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी है या उसकी कांग्रेस कार्यक्रमों में या कांग्रेस पार्टी में कोई गतिविधि है तो उसे हटा दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को तो आप रोजगार दीजिए। उनको क्यों बेरोजगार कर दिया आपने? बीजेपी, कांग्रेस और तमाम लोगों को आपने सुना है, लेकिन यदि हम एमएसएमई की बात कर लें तो क्या लगता है ये बजट एमएसएमई को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने वाला बजट होगा? जी बिल्कुल, ये ग्लोबल स्पर्धा पे तैयार करने के लिए बजट बनाया गया है। आज अगर हम इस बजट में देखें तो न सिर्फ एमएसएमईज के साथ साथ युवाओं का भी इसमें ध्यान रखा गया है। युवाओं को सबल बनाने के लिए, अपनी खुद का बिजनेस लगाने के लिए जो मुख्यमंत्री की एक युवा स्वरोजगार योजना आई थी, उसके अंदर 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार उनको ब्याज मुक्त दे रही है। और जितने भी युवा हैं आज की डेट में हम बात करें, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो खुद का अगर आइडिया स्टार्टअप में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए
नई कुछ कम्युनिटीज का स्टार्टअप किया गया है। जैसे स्टार्टअप्स के अंदर हम बात करूं तो आज के डेट में राजस्थान में करीब करीब 7,500 स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम बन चुका है। तो इन इकोसिस्टम के लिए, मेंटोरशिप के लिए, उनका इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए, उनको तकनीकी हेल्प करने के लिए एक आई स्टार्ट एम्बेसडर का बाकायदा एक प्रोग्राम का आज निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात, न सिर्फ आई स्टार्ट एम्बेसडर बल्कि वाइब्रेंट और ड्रीम जैसे प्रोजेक्ट को भी लाया गया, जो न सिर्फ उनको महाविद्यालयों के लिए यानी कॉलेज के अंदर ही उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ताकि जो युवा उस एज में पढ़ रहे हैं वो साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मूव करें। तो ये सरकार का एक ग्लोबलाइजेशन पे लेवल पे ले जाने के लिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी एक पहल रही कि स्टार्टअप भी जाकर अपना एक एमएसएमई खुद का इंस्टॉल करे और खुद का अपने बिजनेस को संभाल सके। और एक चीज की चर्चा और हुई आज इस बजट के अंदर कि बजट के अंदर युवाओं के लिए एक स्कीम दी गई थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके पहल के अंदर, कि युवाओं के लिए जो स्कीम आ रही है आई स्टार्ट के अंदर, उन स्टार्ट के अंदर फंड को बढ़ाया गया। तो सेंट्रल से जो फंड बढ़ाया उसमें वो राजस्थान सरकार भी उसके अंदर सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। तो युवाओं के लिए ये सब मिलाकर अगर हम बात करूं तो बहुत बढ़िया एक स्टार्टअप का उन्होंने बेस दिया है, ताकि युवा भी अपने आप को स्टेबल कर सके और अपने आप को स्टार्टअप की दुनिया में लेके जा सके। तो ये कुछ पहलू आज जो सरकार की तरफ से बजट में आए गए हैं। ठीक है हुसैन जी, मैं आपके पास में आऊंगी। यदि हम होटल इंडस्ट्री के सेक्टर को देखें तो क्या लगता है आज वास्तविक आर्थिक राहत मिली है और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिला है? कैसे आप इस पिक्चर को देखेंगे? देखें, निश्चित रूप से राजस्थान में जो अनछुए टूरिज्म सेक्टर है, जहां पर पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, उसके लिए सरकार ने जैसलमेर है, जोधपुर है और वो जो हमारा थार जो क्षेत्र है वहां पर एक थार सर्किट के रूप में एक नया सर्किट बनाने का एक घोषणा की है, जिससे कि उसकी पहचान और वहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या में करीब करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, और हमारे जो होटलों की जो संख्या थी उसमें भी करीब करीब 10 गुना ज्यादा की संख्या ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए हुई है कि जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, यानी जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई होती है, जहां सप्लाई होती है वहां डिमांड होती है। तो हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया। और उसके बाद में हमारी जो शेखावाटी की हवेलियां, उनको यूनेस्को के अंदर में यूनेस्को की सूची के अंदर में सम्मिलित करने के लिए सरकार ने कहा हम प्रयास करेंगे, जिससे उनकी पहचान और वाइड हो और विश्व स्तर पर उनकी पहचान जब होगी तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ेगी। और राजस्थान के अंदर में हमारी संस्कृति और हमारे जो सामाजिक स्तर के जो लोग हैं, उनके जो लोक देवताएं हैं, उन लोक देवताओं के जो पेनोरमा है उनको बनाने के लिए सरकार ने जो है एक बड़ा कदम उठाया है कि आने वाले दिनों के अंदर में उन पेनोरमाओं को बनाया जाएगा। और जो हमारे लोक देवता है वो राजस्थान की पहचान नहीं है, वो हमारे पूरे भारतवर्ष की पहचान है। जैसा कि अभी करीब करीब राजस्थान में 60 से ज्यादा पेनोरमा सरकार बना चुकी है और 40 अभी लगातार अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम राजस्थान में हो रहा है। और निश्चित रूप से जब इन पेनोरमाओं की जो लिस्ट है वो पर्यटन विभाग के अंदर जाएगी और वहां पर्यटन विभाग द्वारा इन सभी पेनोरमाओं का प्रचार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो माली समाज है, चाहे वो वैश्य समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, सभी समाजों के लोक देवताओं के पेनोरमा राजस्थान में सरकार ने बनाने का काम किया। जो बाकी रह गए उनका काम भी चल रहा है। निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा काम सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है भाग्यश्री जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आज महिला के मुद्दे पर बहुत बात हुई है बजट में, खास तौर पर जो फोकस रहा बीपीओ काफी चर्चा में रहा और वही राजसखी स्टोर भी। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि आंगनबाड़ी में भी मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड किया जाएगा और 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ मिलेगा, इससे 50,000 बालिकाओं को फायदा ही फायदा। कैसे देखें? देखिए डेफिनेटली वो आंगनबाड़ी जो होती है वो रूरल क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बोल सकते हैं नींव है, आधार है। जो वंचित महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो सुविधाएं हैं उसके माध्यम से हम लोग देते हैं और बहुत ही बेहतरीन पहल है। सरकार ने हर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा छुआ है। मेरा एज अ महिला सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छे प्रावधान किए। अब उससे संबंधित पहला सवाल ये है
कि सबसे पहले तो वो जो चीजें हमने लागू की हैं, घोषणाएं की हैं, वो जमीनी स्तर पे मिले। क्योंकि हर साल चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या ये सरकार हो, सभी लोग घोषणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है इंप्लीमेंटेशन में, दिक्कत है मॉनिटरिंग में। तो पहली चीज तो इस और पूरी साल ध्यान दिया जाए। दूसरी बात ये है, हर बार कुछ क्षेत्रों को हम लोग छू देते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान समय की आवश्यकताएं हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको और छूने की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूंगी सिक्योरिटी, सरकार ने प्रावधान किया है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर की उन्होंने घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है, क्या एक सेंटर की स्थापना से हो जाएगा? हमें एक चीज का और ध्यान की जरूरत है कि हमारे यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग का भी हम लोग प्रावधान करें। जैसे सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, सुरक्षा सिर्फ इतना छोटा सा मुद्दा नहीं है कि हम लोग 2000 सीसीटीवी लगा देंगे और वो हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम सरकार ने सोचा तो सही, एक स्टेप हम आगे तो बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से महिलाओं को, आधी आबादी को हम आर्थिक सशक्तिकरण की राह में आगे बढ़ा रहे हैं, घर से बाहर निकाल के ला रहे हैं, मुझे लगता है सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उनके सामने उभरा है। तो जरूरत है कि पूरे साल हम महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दें। तीसरी बात, बहुत बड़ी बड़ी हमने एंटरप्रेन्योर्स की बात की, बहुत अच्छी हम लोगों ने स्किल की बात की, लेकिन ग्रामीण स्तर पे आज भी आप जाएंगे, ड्रॉप आउट्स बहुत बड़ा इशू है। ग्रामीण स्तर की महिलाएं और बेटियां हैं, उनके सामने स्किल ट्रेनिंग इशू है। हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन वो किसी एक जगह पे स्थापित कर दें। अब वो महिलाएं या तो वहां तक नहीं पहुंच रही है, या वो सेंटर्स जो हैं वो महिलाओं तक नहीं पहुंच रहे। तो मुझे लग रहा है कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स की भी थोड़ी स्थापना करने की जरूरत है। लेकिन एट लास्ट सरकार ने जो भी प्रयास करे हैं वो बिल्कुल सकारात्मक है, और महिलाओं की उम्मीदें अब सरकार के प्रति और ज्यादा बढ़ी है। ठीक है सुरेश, इस बात पर भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन 4 सेक्टर महत्वपूर्ण जो रहे उस पर भी मैं एक बार आपसे बात करना चाहूंगी, रिएक्शन ले लेते हो। चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं जो 28 से 30% पार्टिसिपेशन दिखाता है, लेकिन मिलता है सिर्फ 4 से 5%। हेल्थ सेक्टर की यानी मेडिकल की बात करें तो उत्तर भारत का 8.4% जो है वो पिछले बजट में मिलता है। हिमाचल को मिलता है पिछले बजट में तकरीबन 11% के आसपास। उसके बाद में फिर हम आए, एजुकेशन पर ज्यादा खर्च नहीं हुआ। टूरिज्म को जितना पार्टिसिपेशन मिलता है उतना हम खर्च नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि 2718 हमारी 2 साल के बजट की घोषणाएं हैं, उसमें से 90% में काम चल रहा है, 900 कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं है। टूरिज्म जो अभी बताया है कि आपने होटल इंडस्ट्री में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो हर वर्ग को, एग्रीकल्चर के लिए तो हमारे किसान तो हमारे देवता है साहब, वो तो हमको अन्नदाता है, वो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे? 1 लाख से है तो 28 से 30% उनका पार्टिसिपेशन दिखाता है, लेकिन 4 लाख से 5% करोड़ से ज्यादा, दिखता है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा किसान के लिए किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि का हमने वादा किया था कि 5 साल में हम 12000 करेंगे, तो हमने 9000 तो दिए ना किसान सम्मान निधि। आज 76 लाख किसानों को हम किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं, 160 करोड़ रुपए उनके खाते में जा चुके हैं। तो ये हम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं। किसानों के कुसुम योजना देख लीजिए आप, उसमें आप सब्सिडी देगी किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के हम सब्सिडी पे लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब चीजें किसानों के लिए बहुत अच्छी तरह की योजना है। चाहे केंद्र सरकार को ले लीजिए, केंद्र सरकार भी किसानों के लिए बहुत योजनाएं ला रहे हैं। हमने किसानों के आय बढ़ाने के, आप ये देखिए एमएसपी पे खरीदने की बात है, एमएसपी पे हमने वादा किया था कि 5 साल के अंदर हम गेहूं पे एमएसपी 2700 लाएंगे। हमने अभी 2650 के लगभग की एमएसपी कर रखी है, 150 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी, और केंद्र सरकार ने तो एमएसपी कई चीजों में तो डबल तिबल हो चुकी है। तो ये सब चीजें किसानों के लिए की है। किसान हमारा अन्न देता है, उनका पूरा सम्मान। और फिर इस वर्ष तो हमारे तो इंद्रदेव भी बहुत मेहरबान थे, पूरी अच्छी पर्याप्त मात्रा में। फिर हमने यमला जमझौता किया, उसका 32,000 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा आएगा। डीपीआर बन चुकी है। ईआरसीपी जो राम जन सेतु है उसके अंदर 26,500 करोड़ रुपए का हमने अब तक कार्यादेश जारी कर दिए। तो ये सब चीजें, वो इंदिरा गांधी और गंग नहर है उसमें 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 4000 करोड़ रुपए उसमें उनको दे चुके हैं हम। तो ये सब किसानों के लिए ही है साहब। बिसलपुर योजना के लिए भी हमने प्रावधान किया है। तो हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है। और फिर आज 6,10,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो 2023-24 का जो बजट है उससे 41% ज्यादा बजट है। ठीक है। आज अगर मान लो प्रति व्यक्ति आय
पहली बार 2 लाख से ऊपर होती है तो हमने कुछ दिया होगा, कुछ इनकम हुई होगी, तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है ना यहाँ की राजस्थान की। पहले तो 1,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, वो 2 लाख से ऊपर हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे हमने कुछ दिया होगा। आज महंगाई दर 0.81% है राजस्थान की महंगाई दर। क्यों है? हमने कुछ दिया होगा। बेरोजगारी दर उठा के देख लीजिए 4% के लगभग है। अभी भी तो ये हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा है, मैं अभी भी क्या हरियाणा के बाद 4%? दूसरे बात। मुझे नूपुर जी 4% बेरोजगारी दर। अरे नूपुर जी तो आप कंपेयर, नूपुर जी 4% बेरोजगारी दर, रोजगार देने में टॉप करें ना, बेरोजगारी में सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए क्या हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं? मैं अपनी क्या गोविंद जी आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं? आप मुझे ठीक है, चलिए मैं राम जी आपके पास में आऊंगी। राम सिंह जी एक बात बताइए, युवा और शिक्षा को लेकर के जो आज ऐलान हुए उसमें डेप्थ में मैं बात करूंगी, डिटेल टू डिटेल। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, 50,000 छात्रों को फायदा मिलेगा ये कहा जा रहा है। 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। एआई स्टार्टअप प्रोग्राम भी होगा। 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप नहीं देखते कि युवाओं का भविष्य उज्जवल है? आपका क्या कुछ रिएक्शन है वो जानना चाहूंगी। देखिए नुपुर जी, जो आपने बातें बताई उसी का मैं उत्तर दे देता हूं, क्योंकि युवाओं का बजट में कुछ नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें मेन जो आधार है वो स्किल डेवलपमेंट का है। लेकिन पूरे देश में कितने वर्षों से स्किल डेवलपमेंट के लेकर क्या क्या हुआ है? आपने एक बार देखा होगा कि कुछ दिनों पहले केक की रिपोर्ट आई है। केक की रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना में 12,000 करोड़ का घपला उजागर हुआ। उसमें एक जयपुर की भी एक संस्था है जिन्होंने 31 फरवरी को भी स्किल डेवलपमेंट चलाया और उसका भुगतान हुआ। दूसरी बात कि विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, आप कह रहे हो कि इतने बच्चों को हम अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाएंगे। उस विश्वविद्यालय में इन लैंग्वेज की डिपार्टमेंट है, लेकिन वो डिपार्टमेंट बंद है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि बच्चों को आई स्टार्टअप के माध्यम से ये किया जाएगा, हम प्रोत्साहन देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख तक का रोजगार देंगे ऋण मुक्ति। आप कह रहे हो कि 1 लाख को देंगे, लेकिन इस बजट को पढ़ने वाले माननीय जी, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप इसमें पढ़िए, उसमें बाकायदे लिख रखा है कि इस साल हम 30,000 को ही देंगे, लेकिन क्या कह रखा है कि हम 1 लाख को देंगे लेकिन इस वर्ष 30,000 को देंगे। तो इतना युवा पढ़ा लिखा है, सरकार कोई भी हो उसको अपना जो आधार है और अपने जो पैमाने हैं उनको बदलना होगा। ऐसे नहीं है कि आप विपक्ष में होते हो तब तो कहते थे हो कि आरपीएससी भंग कर देंगे, भंग कर दो, सीबीआई जांच कराओ। जब आप कोई भी सत्ता में आते हो तब आपके लिए वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी ओमार सीट का मामला है तो ये कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा लो। जब बीजेपी विपक्ष में थी ये कह रहे थे सीबीआई जांच, वो नहीं करवा रहे थे। अब ये बोल नहीं रहे, ये कह रहे थे एसआई भर्ती रद्द कर देंगे, अब आने के बाद में कह रहे हैं एसआई भर्ती रद्द नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, स्कूल शिक्षा सबसे बड़ा विभाग है, उसमें लगभग 1.25 लाख पद खाली है। मैं नहीं कह रहा, ये शिक्षा विभाग कह रहा है, ये राजस्थान सरकार कह रही है। उसमें से एक भी पद के लिए आप बजट उठा के देखिए, एक भी पद के लिए स्थायी भर्ती नहीं है। कोई रीट की भर्ती नहीं है, सेकंड ग्रेड भर्ती नहीं है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती नहीं है, कॉलेज की भर्ती नहीं है, फिर होगा क्या? ठीक है, आप ही की बात का जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले हुसैन खान जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। हुसैन जी, आज जो घोषणाएं हुई है पर्यटन को बूस्ट देने के लिए, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने की हो, या फिर धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण की हो, या फिर शेखावाटी हवेलियों को वैश्विक पहचान दिलाने की हो, क्या इससे पूरे राजस्थान की सूरत बदल जाएगी? देखें, राजस्थान की सूरत की बदलने की अगर बात करते हो तो ये तो संभव नहीं है कि एक दिन में आप राजस्थान की सूरत बदल देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार के प्रयास है और राइजिंग राजस्थान जैसा कि अभी पहले हुआ था और प्रवासी राजस्थानी, मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के अनेक देशों में गए, तो उन्होंने राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए सब जगह बात की। उन्होंने इन लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आपको अटेंड करना है। और राइजिंग राजस्थान में भी आपको जब वो इनवाइट करने के लिए गए तो आपको आकर के जयपुर में अटेंड करना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने पहले एक ट्रेवल मार्ट जो हुआ करता था वो केवल जयपुर में हुआ करता था, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि जयपुर के बाद ट्रेवल मार्ट लगाना प्रारंभ किया। अभी हाड़ौती सेक्टर के पर्यटन सेक्टर को
को बढ़ाने के लिए कोटा में एक भव्य ट्रेवल मार्ट सरकार ने अप्रूवल किया। और आगामी दिनों में हम होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की तरफ से निवेदन करेंगे सरकार को कि जो अनछुए स्थान है, जैसे भरतपुर है, बीकानेर सेक्टर है, शेखावाटी सेक्टर है, बांसवाड़ा सेक्टर है, वहां पर भी ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे देश के सभी टूर ऑपरेटर्स वहां आते हैं और उसके आसपास के जितने पर्यटक स्थलों को जब देखते हैं तो उनका प्रचार वो करते हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। और मैं ये कहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर में जिस तरीके से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, देखो पर्यटक जब आता है तो बस सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, रेल सेवा अच्छी होनी चाहिए, आपके एयरपोर्ट अच्छे होने चाहिए, उनके द्वारा पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों को आने के लिए सुविधाएं और वापस जाने के लिए भी अच्छी सुविधाएं हो, सुगम सुविधाएं होने के कारण पर्यटकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती है। सरकार ने उसके लिए भी बड़ा प्रावधान किया, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। ये भी एक अच्छा, हम कहते हैं ये डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट पर्यटन सेक्टर पर पड़ता है। ठीक है हुसैन जी, और चलिए हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता फिर से जुड़ चुके हैं गोविंद जी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर भी मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। 10 संकल्पों के साथ उन्होंने कहा हम बजट लेकर के आए, विपक्ष ने इस राज्य पर 50 साल शासन किया लेकिन किया कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे में उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। वीवीजी राम जी के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हुई है और हमने इस वित्त वर्ष में 8000 करोड़ का घाटा कम किया है। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए नूपुर जी, अच्छी बात है सरकार कुछ करती है लेकिन घोषणाओं से कुछ नहीं होता। मैं यही कह रहा हूं, धरातल पे काम होना चाहिए। और रही बात ये जो इस तरह से कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये पेपर लीक की बात करते हैं। बाबूलाल कटारा जो पेपर लीक में था उसको हमारी सरकार ने पकड़ा, अभी वो घर बैठा है। इनकी सरकार ने किया क्या है? सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है कि इन्होंने पेपर लीक करवा दिए, हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं, 2 साल में इनकी सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे ये कह सके कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया हो। झूठे आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठे वाही लूटने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों में ये बजट खरा नहीं उतरा है। और देखिए, दावे और जो बातें हैं वो कोई भी कर सकता है लेकिन धरातल पे काम चाहिए। ठीक है सुरेश जी, आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया पर, लेकिन जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की बात होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी बात कर लेते हैं, यानी कि गहलोत जी की, उनका भी स्टेटमेंट आया है, वो भी बता देती हूँ। बजट से हर वर्ग निराश है, बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिससे व्यापक जनहित में कहा जा सके। समाज का हर वर्ग इस बजट को देखकर हताश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी और ईआरपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं किया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि विपक्ष का काम है उसका विरोध करना, तो इनको इसीलिए विपक्ष के अंदर बिठाया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि आप विपक्ष में ही रहो, विरोध करते रहो और हम हमारा काम करते रहे। अब ये बोल रहे हैं कि साहब बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ा। और महेश जोशी अगर बड़े मगरमच्छ नहीं है तो मुझे तो समझ से नहीं आ रहा कि अगर जल जीवन मिशन के घोटाले के अंदर महेश जोशी जी को जेल में डाला है, अब ये अगर उनको अब छोटा आदमी समझते हैं तो इनका है। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ को पकड़ना, यानी कि अशोक गहलोत जी तक पहुंचना, एक बहुत बड़ी बात होती है। बाबूलाल कटारा जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, बहुत टाइम से वो जेल में है और इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फ्री हो गए, वो फ्री हो गए। एक बार आप पूर्व सीएम गहलोत जी ने जो कहा ईआरसीपी और रिफाइनरी पर भी बात देखिए, ईआरसीपी के अंदर 26,000 करोड़ रुपए, रामजल सेतु के अंदर 26,500 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं अब तक। और जो आपके जो रिफाइनरी है वो फरवरी के अंदर शायद माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और रिफाइनरी चालू होने वाली है फरवरी के अंदर। हाँ, 16-17 फरवरी या आने वाला, मतलब फरवरी महीने के अंदर संभावना है रिफाइनरी चालू होने की। फरवरी महीने के अंदर रिफाइनरी चालू होने की पूरी संभावना है। तो ये कांग्रेस विपक्ष में रहने का इनको है, अब आदत पड़ चुकी है विपक्ष में रहे, विरोध करते रहे, लेकिन हम तो आज जनता के लिए काम करेंगे, चाहे युवा हो,
चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे। नौकरी दे रहे हैं, कोई माने या नहीं माने, लेकिन अगर मान लो हमारे विज्ञापन झूठे हैं या सरकार ने जो नौकरी देते दिए तो वो झूठे, तो युवा आप जाके सड़कों कोर्ट पर में नहीं कहो कि भाई होता। ठीक है, युवा आंदोलन नहीं करता। मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर, अगर मान लो अगर मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 लाख हमने नियुक्ति दी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। अरे भाई सिर्फ 3 साल का समय है, सिर्फ 3 साल का, फिर प्रदेश की जनता बताएगी आपको। सिर्फ 3 साल का समय है। समझ लिए तो हम क्या करें यार? राम सिंह जी, एक मिनट, हमारे साथ में और भी गेस्ट हैं। ठीक है, ठीक है, झूठ बोलने ठीक है, में माहिर ठीक है है। और सुरेश झूठे जी आंकड़े गोविंद पेश करने में भी माहिर है। सुरेश जी गोविंद जी, अभी मेरा सवाल ईआरसीपी और रिफाइनरी पर था, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, सरकारें आई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी आई है, गई है, तारीख पर तारीख आई है, लेकिन ईआरसीपी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभी तक उस पर कोई तस्वीर सामने ना रिफाइनरी को लेकर पहले ईआरसीपी का समझौता किया, बहुत पहले हमने तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा सबसे पहले की। काम ठीक है, किया। ठीक है, अभी इनने तक तो 5 साल तक राष्ट्रीय लटकाए परियोजना भटकाए नहीं रखे, मीटिंग में नहीं जाते थे। ठीक है, ठीक है, जल शक्ति मंत्री उम्मीद बुलाते थे तो अधिकारी तक को नहीं ठीक है, भेजते सुरेश जी, थे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रख रहे हैं। और चलिए हमारे साथ में जो है भाग्यश्री सैनी जी भी जुड़ी हुई है। भाग्यश्री जी, अब इस राउंड में एक बार मैं सबसे सुझाव भी मांगूंगी। भाग्यश्री जी, आप बताइए, ठीक है बजट अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट को टच भी किया है, कुछ खामियां भी बताई हैं, क्योंकि जब किसी जनहित के मुद्दे पर बात होती है, बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसमें जाहिर सी बात है हर पहलू पर, चाहे पॉजिटिव हो, कैसा भी पहलू हो, नेगेटिव हो, क्या खामियां हैं, सुझाव भी होने ही चाहिए। तो भाग्यश्री जी, यदि आप इस बजट को देखेंगी तो क्या सुझाव देने चाहिए? देखिए, महिलाओं की मैं यहाँ पे बात करूँगी तो महिलाओं आधी आबादी के भविष्य की, सपनों के उड़ान की, समावेशी विकास में उनको सम्मिलित करने की बात है। और हम महिलाओं को आंकड़े ज़्यादा नहीं समझ में आने होते हैं, हमें परिवर्तन देखना होता है, क्योंकि हम महिलाएं कोई वर्तमान सरकार की पीड़ित तो है नहीं, हम तो सालों से देखते आ रहे हैं जो घोषणाएं क्या हैं और धरातल पे क्या है। मेरा ये मानना है बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग किसी भी बजट में देखें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूर्ण है, 100% हर चीज को कवर किया है, लेकिन पॉजिटिविटी के तौर पे देखें तो हाँ, सकारात्मक बजट है। बहुत से प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मेंटल हेल्थ हो, स्किल ट्रेनिंग हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे अनछुए क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे सुरक्षा को लेके, और सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। लास्ट में महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पे मैं यही कहूंगी कि सर, बजट सिर्फ उम्मीदों भरा ना हो, परिवर्तन भी दिखे, बजट सिर्फ आंकड़े ना हो, हमें वो समझ में आए कि हाँ, हम महिलाओं के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, ना कि सिर्फ घोषणा पत्र में और वोट बैंक के तौर पे हम महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में पुरजोर तरीके से हर मुद्दे पर बात की है। तो आखिरकार आज भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आ चुका है, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि ये बजट 2047 के विजन को पूरा करेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ खोखली योजना है। लेकिन अब ऐसे में भविष्य में जनता की तस्वीर कैसे बदलेगी, वो आप और हम लगातार देखते रहेंगे और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।